तो सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और हमने सॉल्यूशन में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी की थी। एक पूरी की थी वाष्प दाब अवनमन और दूसरी पूरी की थी क्वथनांक उन्नयन। ठीक है ना। ये आपके बुक का एक न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है ये वाष्प दाब अवनमन का है। नहीं, अब वाष्प दाब अवनमन का ये डाटा दे रखा है उसने बुक के अंदर, और अब हमें इस न्यूमेरिकल को हल करना है। न्यूमेरिकल ऐसे है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी जो शुद्ध बेंजीन है मतलब ये विलायक है, और इस विलायक का वाष्प दाब 0.850 बार है। यानी इस बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है, बेंजीन विलायक है और इस विलायक वाली बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। ठीक है, फिर क्या कहता है ये? फिर ये कहता है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को, यानी 0.5 ग्राम विलय को हम बेंजीन में डाल दें। कितने ग्राम बेंजीन में डाल दें? 39 ग्राम बेंजीन में डाल दें, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जब हम इस 0.5 ग्राम को इस बेंजीन में डालते हैं तो विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। यानी ये तो हमारे विलायक का वाष्प दाब है और ये हमारे विलयन का वाष्प दाब है। तो हमारे विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट गया, और हमने ऐसा पढ़ा भी है वाष्प दाब अवनमन में कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है किसी भी विलायक से। ठीक है ना। तो हमें पता है कि विलायक का वाष्प दाब इतना है और विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो हमें विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल को हल करना है। न्यूमेरिकल को हल करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें विलय का, विलायक का वाष्प दाब, और हमारे सामने विलायक का वाष्प दाब कितना है? 850 बार हो गया एक। इसके बाद जब 0.5 ग्राम विलय को हमने बेंजीन में डाला, नहीं, तब जाकर इसका वाष्प दाब कम हो गया, यानी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब कितना है? 0.845 बार ये है। तो भाई डेल पी बराबर, डेल पी क्या होता है? विलायक माइनस विलयन, यानी वाष्प दाब अवनमन कितना आएगा इसका? 0.845। यानी इसमें विलायक में से विलयन का दाब घटा दो तो वाष्प दाब अवनमन आ जाएगा। इसका वाष्प दाब अवनमन कितना होगा? 500 पॉइंट, ये बार हो गया ये हमारे सामने। भाई 5 बचा, 0 बचा और 0 बचा, तो हमारे वाष्प दाब अवनमन का मान कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि विलय की मात्रा, विलय कितना लिया हमने? विलय हमने लिया 0.5 ग्राम। ठीक है ना। इसको बेंजीन में डाला मतलब विलायक में डाला, तो विलायक की मात्रा, विलायक हमारा कितना है? 39 ग्राम। ठीक है ना। यानी 0.5 ग्राम को 39 ग्राम में मिला दिया, तो हमारा वाष्प दाब घटा था, कम पड़ गया था। ठीक है ना, क्योंकि विलयन बढ़ गया। जब विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलयन बन जाता है, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है किससे? विलायक से। ठीक है ना, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो पिछले वीडियो में हमने ऐसा देखा है। अब हमें इसका अणुभार निकालना है, विलय का मोलर द्रव्यमान बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि WA बराबर P नॉट MA अपॉन डेल P, ये वाष्प दाब अवनमन वाले सूत्र में फॉर्मूला था, इनटू MB और WB। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है विलय का अणुभार निकालने का। ठीक है ना। विलय का अणुभार निकाले तो WA बराबर P नोट मतलब विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब कितना है? 850। ये रहा विलायक का वाष्प दाब। तो P नोट का मतलब क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब। MA विलय की ग्राम में मात्रा, MA क्या होती है? विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम। डेल P कितना आया? 0.005, ये रहा डेल P का मान, इंटू विलायक का अणुभार,
विलायक कौन है? बेंजीन है। और बेंजीन का अणुभार कितना होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसका अणुभार कितना होता है? 78। भाई कार्बन का 12 6 72 और 6 78 हो गया ना, तो 78/39 हो गया ये भी। ठीक है, तो हमारे सामने स्थिति बन गई इसकी कि विलेय का अणुभार निकालने के लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। और ये जो सूत्र है ये वासदाब अवनमन में गया था पीछे, ठीक है ना, वासदाब अवनमन में ये फॉर्मूला गया है पीछे। तो वासदाब अवनमन में से पी नोट ले लिया, पी नोट का मतलब विलायक का वासदाब ले लिया, विलायक का वासदाब इतना है, ठीक है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा 0.5 ग्राम है। डेल पी अवनमन कितना आया? विलायक और विलयन को घटाया तब इतना मान आया। ये विलायक का अणुभार है, कितना होता है? 78। विलायक की मात्रा कितनी दी है? 39 ग्राम विलायक की मात्रा है। ठीक है, इसको यदि काटेंगे हम तो ये तो 2 बार कटी गया इसका मान, ठीक है ना। इसके बाद ये 5 कटी जाएगा, ठीक, ऊपर 2 जीरो बचेंगी, 85 हो जाएगा। तो WA बराबर 85 इंटू 2, तो WA बराबर 170। तो अणुभार कितना आएगा? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 170 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 170, नहीं 170 ग्राम पर मोल। तो विलेय का अणुभार कितना प्राप्त होगा? हमें 170 ग्राम प्रति मोल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल तो किसका था? ये जो न्यूमेरिकल है ये तो था वाष्पदाब अवनमन का, ठीक है ना, कि वाष्पदाब अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना कैसे की जाती है। नहीं, फिर इस न्यूमेरिकल को आप देख सकते हो कि वाष्पदाब अवनमन से विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये तो इसका भाग रहा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब यानी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इतना है, तो ये न्यूमेरिकल हमारा वाष्पदाब अवनमन का हो गया। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पर चले। अगला एक बुक में न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल क्वथनांक उन्नयन का है, ठीक है ना। तो आप जब आरबीएससी की बुक खोलोगे तो क्वथनांक उन्नयन वाली कैटेगरी में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल ऐसे है, इसने कहा है अगले न्यूमेरिकल में शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, ठीक है। तो शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। नहीं, जब 1.80 ग्राम विलेय को 1.80 ग्राम विलेय को, ठीक है ना, 1.80 ग्राम मात्रा है विलेय की। इस विलेय को जब 90 ग्राम, इस विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन प्राप्त होता है। तो विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन प्राप्त होता है। इसके लिए ठीक है, अब इसके लिए हमें विलेय के अणुभार की गणना करनी है। इसके लिए विलेय के अणुभार, तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो इसके लिए विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। इसने केबी का मान दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये केबी का मान दे रखा है 2.53 है, 53, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है ये क्वथनांक उन्नयन का है, ठीक है ना। अगर इस न्यूमेरिकल को हल करें तो सबसे पहले उसने शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दिया, मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक
और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना दिया, 353.23 केल्विन, हो गया 2-3 केल्विन। जब 1.80 ग्राम विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला तो विलयन बन गया। तो इस विलयन का क्वथनांक कितना आया, विलायक का क्वथनांक तो इतना है, और विलयन का क्वथनांक ज्यादा आता है हमेशा, 354.11 केल्विन। ये किसका क्वथनांक आ गया, विलयन का। तो डेल टी बी कितना होगा, 354.11 माइनस 353.23 बराबर 0.88 केल्विन। ठीक है ना। तो हमारे सामने क्वथनांक उन्नयन क्या आया, ये क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी का मान आ गया। हमने विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा दिया, और घटा दिया तो इतना प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, आगे चले हमने विलय कितना लिया था, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा कितनी थी, 1.80 ग्राम, ये विलय था हमारा। और विलायक कितना था, विलायक की मात्रा, और विलायक कितना है, 90 ग्राम। ठीक है, अब इसमें Kb का मान दे रखा है, हमें विलय का अनुभार निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलायक का अनुभार निकालने का WA बराबर, फॉर्मूला होता है क्वथनांक उन्नयन में Kb MA अपॉन डेल टीबी इंटू 1000 अपॉन MB। ठीक है ना, ये हमारे सामने फॉर्मूला है क्वथनांक उन्नयन में। तो जो हमने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वथनांक उन्नयन, उसके अंदर ये स्थिति बनती है। ठीक है ना, इसमें मान दे रखा है WA बराबर 2.53, ये Kb का मान रहा। MA विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 1.80। डेल टीबी कितना आया, डेल टीबी 0.88 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है, विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा 90। ठीक है ना, हो गया ये भी काम इसका पूरा। नहीं, ये दशमलव पूरी हो ही जाएंगी, ये 2 बार कटी जाएगा। ठीक है, WA बराबर क्या होगा, WA बराबर 6, 10, 5 इंटू 1000 अपॉन 88 हो गया। ठीक है ना, अगर इसकी दशमलव पूरी करें तो 2 और 1 3, यानी ये राशि कितनी हो जाएगी, 5060/88 हो जाएगी। ठीक है, WA बराबर होगा, इसमें 5 बार भाग जाएगा और इसका आंसर आएगा 57 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके विलय के अनुभार का मान कितना आएगा, 57 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है जो किसका था, क्वथनांक उन्नयन का। क्या दिया, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक कितना, यानी अकेले बेंजीन को जब गर्म करते हैं तो कितने पर गर्म होता है, 353.23 केल्विन पर गर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब बेंजीन में विलय मिला देते हैं, कितने ग्राम विलय मिला देते हैं, 1.80 ग्राम जब विलय मिला देते हैं बेंजीन में, तब जाकर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 354.11 केल्विन प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब उन्नयन कितना है, क्वथनांक उन्नयन कितना है, 354.11 में से 353.23 को घटा दिया तो उन्नयन आ गया सामने, यानी 0.88 केल्विन प्राप्त हो गया। ठीक है ना, विलय कितना मिलाया, 1.80 ग्राम, विलायक कितना मिलाया, 90 ग्राम। तो ये दोनों न्यूमेरिकल किस पर हो गए, पहला न्यूमेरिकल हो गया वाष्पदाब अवनमन पर, दूसरा न्यूमेरिकल हो गया क्वथनांक उन्नयन पर। ठीक है ना, ये दोनों न्यूमेरिकल बुक में हल है, लेकिन हल ऐसे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे अणु संख्या गुणधर्म पर चलते हैं। अब तो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, उसका नाम है हिमांक अवनमन। तो हमारा जो तीसरा अणु संख्या गुणधर्म है नंबर 3, उस तीसरे अणु संख्या गुणधर्म का नाम है हिमांक अवनमन।
ठीक है ना। पहली बात तो हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक का मतलब वह ताप जिस पर ठोस व द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में होती हैं, उस बिंदु को हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस व द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है ना। अवनमन है, इसका मतलब होता है विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक विलायक से कम होता है। तो विलयन का हिमांक विलायक से कम होता है। ठीक है ना। इसका मतलब अवनमन है। इसका तात्पर्य है कि माना किसी विलायक का हिमांक, मानो विलायक का हिमांक कितना है? माना विलायक का हिमांक बराबर TF है, और किसी विलयन का हिमांक कितना है? विलयन का हिमांक बराबर कैपिटल T है। तो हिमांक अवनमन क्या होगा? हिमांक अवनमन को लिखेंगे डेल TF। क्या होगा ये? विलायक का ज्यादा है विलयन से, तो विलायक माइनस विलयन। ठीक है ना। विलायक का ज्यादा है विलयन से हिमांक, इसलिए विलायक में से विलयन का हिमांक घटा दिया तो हिमांक अवनमन निकल कर आ गया। ठीक है ना। फिर रिपीट करूं इसको, फिर देखो सामने हम पढ़ रहे हैं तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म जिसका नाम है हिमांक अवनमन। ठीक है ना। हिमांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर ठोस व द्रव अवस्थाएं साम्य में होती है, उस बिंदु को हिमांक कहते हैं। हम ये जानते हैं कि इसके नाम में अवनमन लग रहा है, तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं हम। अवनमन का मतलब कमी होती है, इसका मतलब विलयन का कम होता है हिमांक किससे? विलायक से। अवनमन का मतलब कमी होती है, इसलिए विलयन का हिमांक कम होता है किससे? विलायक के हिमांक से कम होता है। ठीक है ना। मतलब विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम होता है। माना विलायक का हिमांक TF है और विलयन का हिमांक कैपिटल T है, तो हिमांक अवनमन कितना आएगा? ज्यादा माइनस कम, इसका मतलब विलायक माइनस विलयन। तो विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे तो हिमांक अवनमन निकल जाएगा। हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल TF से। तो हिमांक अवनमन की परिभाषा क्या हुई? विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। ठीक है ना। तो विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक हो गया यहां तक। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक बनता है हिमांक अवनमन में, वो होता है संबंध। ठीक है ना। मतलब वाष्प दाब अवनमन व हिमांक अवनमन में संबंध। वाष्प दाब अवनमन व हिमांक अवनमन में संबंध, यानी हम इन दोनों के बीच संबंध कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन के बीच संबंध पढ़ा था, उसी प्रकार अब हम वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन के बीच संबंध पढ़ेंगे। संबंध कैसे है? ये ग्राफ बनाना पड़ता है। इस ग्राफ में ये वाली लाइन किसकी होती है? ये अक्ष किसका होता है? वाष्प दाब का। और ये वाला अक्ष किसका होगा? हिमांक का। वाष्प दाब ये ज्यादा है, ये कम है। ज्यादा वाला P0, कम वाला PS। ज्यादा वाष्प दाब किसका होता है? विलायक का। और कम वाष्प दाब किसका होता है? विलयन का। तो ज्यादा वाला वाष्प दाब विलायक का होता है, कम वाला वाष्प दाब विलयन का होता है। हिमांक क्या है? हिमांक वाला बिंदु क्या है? हिमांक वाले बिंदु में ये दो राशि हो गई। ज्यादा हिमांक किसका? TF। कम किसका? T। यानी कम हिमांक किसका? विलयन का। और ज्यादा हिमांक किसका? विलायक का। ठीक है। ग्राफ में दोनों चीजें जमा दी मैंने। एक साइड ग्राफ में क्या जमाया? एक साइड तो ग्राफ में जमाया हिमांक और एक साइड ग्राफ में क्या जमाया? वाष्प दाब। वाष्प दाब विलायक का ज्यादा होता है विलयन से, इसलिए विलायक का वाष्प दाब P0 होता है, विलयन का वाष्प दाब PS होता है। विलायक का हिमांक TF होता है, विलयन का हिमांक TC होता है। ये लिख रहा है। किसका ज्यादा होता है? विलायक का ज्यादा है विलयन से, तो ज्यादा विलायक का है, विलयन का कम है। विलायक ज्यादा है, विलयन कम है। ठीक है। अगर इनको मिलाएं तो ये स्थिति ग्राफ की ये बन गई। ठीक है।
विलायक को विलायक से, विलयन को विलयन से। नहीं, इसके बाद क्या कहता है ये? इसके बाद ये कहता है यदि हम विलयन के वाष्प दाब को विलायक के बराबर कर दें, तो विलयन के वाष्प दाब को यदि विलायक के बराबर कर दे, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, बराबर है, हो गया ना। ये बिंदु, ये विलयन वाला बिंदु है। विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर पहुंचा रहे हैं? विलायक के बराबर पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जब विलयन के वाष्प दाब को विलायक के बराबर पहुंचाते हैं तो इसका टेन थीटा निकलेगा। इसकी टेन क्या होगी? ए, बी और सी। नहीं, जब विलयन का वाष्प दाब विलायक के बराबर पहुंचेगा तो ये टेन थीटा निकल गया इसका, ठीक है ना। हमारे सामने ग्राफ की स्थिति ये बन गई, वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन में संबंध। तो हमने इस बिंदु से क्यों लिया? क्योंकि ये विलयन का वाष्प दाब है। विलयन के माना जब विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर पहुंचाते हैं? विलायक के, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर करते हैं, तो त्रिभुज एबीसी बन गया ये। और जब त्रिभुज एबीसी बना तो इस त्रिभुज एबीसी से क्या होगा? अब इसके आगे लिखूं मैं, त्रिभुज एबीसी से इसकी टेन क्या निकलेगी? टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा क्या होगी? बीसी अपॉन एसी, लंब बटे आधार। तो ये बीसी लंब है, एसी आधार है, ठीक है ना। तो ये लंब बटे आधार निकलेगा। तो बीसी का मान कितना है? पी नोट माइनस पी एस। नहीं, तो बीसी का मान कितना है? पी नोट माइनस पी एस। और एसी का मान कितना है? टी एफ माइनस टी। तो एसी का मान कितना है? टी एफ माइनस कैपिटल टी, ठीक। टेन जा कितनी होगी? 45 की होगी। तो ये एक हो जाएगा, एक बराबर, इसको डेल पी कहते हैं, इसको डेल टी एफ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल टी एफ बराबर डेल पी। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि वाष्प दाब अवनमन हिमांक अवनमन के बराबर होता है या समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है या बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था हिमांक अवनमन, ठीक है। हिमांक अवनमन में हमने शुरुआत की थी कैसे? सबसे पहले हमने जाना था हिमांक क्या होता है, हिमांक किसे कहा जाता है। हिमांक क्या है? वह ताप है जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य में होती है, उस बिंदु को हिमांक कहते हैं। अवनमन का मतलब कमी होती है, कमी का मतलब विलयन का हिमांक कम होता है विलायक से, ठीक है। फिर हमने माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक टी है, फिर विलयन का हिमांक कैपिटल टी है। शुद्ध विलायक का हिमांक टी है, फिर विलयन का हिमांक कैपिटल टी है। क्योंकि विलयन का हिमांक कम होगा, किससे कम होगा? विलायक से। तो हमें एक संबंध पढ़ना था। संबंध किस किस के बीच पढ़ा हमने? वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन के बीच एक संबंध पढ़ा था, ठीक है ना। और वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन के बीच जो संबंध पढ़ा तो दोनों संबंध बराबर के आए, समानुपाती का संबंध आया। इसका मतलब वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर वाष्प दाब अवनमन का मान घटेगा तो हिमांक अवनमन का मान भी घटेगा, ठीक है ना। समानुपाती दोनों आए कैसे? हमने विलयन को विलयन से मिलाया, विलायक को विलायक से मिलाया। जब विलयन के हिमांक को विलयन के वाष्प दाब को विलायक के बराबर किया तो त्रिभुज एबीसी बन गया। तो उसकी टेन जा निकल गई, यानी उसका टेन थीटा निकल गया। और जब उसका टेन थीटा निकला तो दोनों का संबंध किसका आ गया? समानुपाती या बराबर का आ गया, ठीक है। तो ये हमारे सामने हिमांक अवनमन की स्थिति हुई, ठीक। तो हमने दो संबंध पढ़ लिए इस चैप्टर में। एक पढ़ा था वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बीच संबंध, ठीक है। और दूसरा संबंध हमने पढ़ा है वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन के बीच संबंध, ठीक है ना। दोनों संबंध हो गए हमारे इसमें। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट आगे चले कि वाष्प दाब अवनमन से अणु भार की गणना कैसे की जाती है। तो वाष्प दाब अवनमन से विलय के अणु भार की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब अवनमन की हिमांक अवनमन से विलय के अणु भार की गणना कैसे करते हैं? तो हिमांक अवनमन से विलय के अणु भार की गणना, तो वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन में तो संबंध पढ़ लिया। अब हम हिमांक अवनमन से किसकी गणना करेंगे? विलय के अणु भार की गणना करेंगे। गणना कैसे होगी? सीधे गणना हो सकती है, किसी का भी हिमांक अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन किसके समानुपाती होता है?
उसकी मोललता के समानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक उन्नयन भी मोललता के समानुपाती होता है, वैसे ही हिमांक अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। इसके बाद डेल टी एफ, समानुपाती को हटाएंगे बराबर और यहां लिखेंगे के एफ। के एफ गुणा मोललता, ये समानुपाती की जगह के एफ आ गया और इसके आगे क्या आ गया, मोललता। ठीक है, अब यहां चूंकि के एफ क्या है, के एफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो के एफ क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्रायोस्कोपिक स्थिरांक होता है। ठीक हो गया यहां तक के एफ का मान। अगर हमें इस क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा बनानी है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यदि विलयन की मोललता, यदि विलयन की मोललता, यदि विलयन की मोललता बराबर 1 है, 1 मोलल है, तो जो हिमांक अवनमन होगा, तो हिमांक अवनमन क्या कहलाएगा, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहलाएगा, स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना। हमने सबसे पहले ये कहा कि हिमांक अवनमन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाकर के एफ लगा दिया। के एफ एक समानुपाती स्थिरांक है। इस के एफ को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और अगर हमें इसकी परिभाषा बनानी है, के एफ की परिभाषा क्या होगी, तो हम इसका मान इकाई कर दें, मोललता का मान 1 कर दें, तो डेल टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के बराबर हो जाएगा। अगर मोललता इकाई हो जाएगी तो डेल टी एफ का मान के एफ के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज नीचे हिंदी में लिखी है मैंने कि यदि विलयन की मोललता इकाई है, इसकी मोललता का मान 1 मोलल है, तो हिमांक अवनमन यानी डेल टी एफ जो होगा वो ही क्या कहलाएगा, वो ही क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है। अब यदि इस फॉर्मूले को आगे लेकर चले, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो मोललता का सूत्र लिख दें। यहां मोललता किसे कहते हैं, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है ना। अगर इसको फॉर्मूले को आगे लिखें तो बराबर के एफ इंटू मोललता क्या होगी, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक की ग्राम में मात्रा, एमबी। तो ये हिमांक अवनमन निकालने का सूत्र हो गया ना, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की सहायता से हिमांक अवनमन निकाला जाता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, विलय का अणुभार निकालना है। अणुभार क्या है, डब्ल्यू ए है। तो डब्ल्यू ए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो एम ए अपॉन डेल टी एफ इंटू 1000 अपॉन एम बी। ये अणुभार निकालने का सूत्र हो गया। तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो क्या निकालने का है, ऊपर वाले सूत्र से तो हिमांक अवनमन निकाला जाता है, और नीचे वाले सूत्र से क्या निकाला जाता है, विलय का अणुभार निकाला जाता है। इस अणुभार वाले सूत्र में कौन सी राशि क्या है, के एफ क्या होता है, ये लिख रहा, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, इसका मान वो देगा न्यूमेरिकल में। एम ए क्या होता है, एम ए बराबर क्या होता है, एम ए का मतलब होता है विलय की ग्राम में मात्रा। तो एम ए की जगह क्या लिखना है, एम ए की जगह क्या लिखना है, किसकी मात्रा लिखनी है, विलय की ग्राम में मात्रा। डेल टी एफ क्या होता है, डेल टी एफ का मतलब विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ये हमें निकालना पड़ेगा। विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे तो डेल टी एफ निकल जाएगा। इसके बाद एम बी क्या होता है, एम बी का मतलब होता है विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। तो एम बी की जगह किसका मान लिखना है, विलायक की लिखनी है मात्रा, लेकिन ग्राम में। अगर आप इस मात्रा को ग्राम में लिखो तो ऊपर 1000 लगाना है। अगर मान लो ये विलायक की मात्रा किलोग्राम में लिखो तो 1000 हटा देना। ठीक है ना। अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो एम बी अगर किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 हटा देना, और अगर एम बी का मान ग्राम में दे रखा है तो 1000 लगा देना, यानी सूत्र एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में जो जो राशियां हैं वो सभी राशियां बता दी। इस सूत्र में और हिमांक अवनमन, इस सूत्र में और क्वथनांक उन्नयन के सूत्र में क्या अंतर था, उस फॉर्मूले में जहां एफ है वहां बी था,
अगर इस फॉर्मूले में बी लगा दूं तो एक क्वथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर इस फॉर्मूले में एफ लगा दूं तो हिमांक अवनमन का बन जाएगा। ठीक है ना। तो हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन दोनों के सूत्र एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। बस अंतर किसका है, वहां के एफ की जगह के बी आता है, डेल टी एफ की जगह डेल टी बी आता है। ठीक है, बाकी सब राशि सेम होती है। इसके अंदर डेल टी एफ, इसके अंदर डेल टी एफ जो होता है वो विलायक माइनस विलियन होता है। ठीक है ना। डेल टी एफ जो होता है वो विलायक माइनस विलियन होता है, यानी विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, और जो डेल टी बी होता है वो विलियन माइनस विलायक होता है। ठीक, अगर आप इन दोनों सूत्रों को अंतर करना चाहते हो नहीं तो आप शुरुआत से कर सकते हो। अगर इसी सूत्र को बी वाले में बदलना है, क्वथनांक उन्नयन में बदलना है, तो यहां क्वथनांक उन्नयन में बी लिखा था, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये अवनमन हटकर उन्नयन हो जाएगा। ठीक है ना। क्रायोस्कोपिक हटकर एल्बोस्कोपिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वथनांक उन्नयन में बी होता है और इसको क्रायोस्कोपिक की जगह एल्बोस्कोपिक कहते हैं। ये नाम हटकर एल्बोस्कोपिक स्थिरांक होता है। ठीक, ये जो राशि है ये बी हो जाएगी, ये के एफ के बी हो जाएगा, के एफ के बी हो जाएगा, टी एफ टी बी हो जाएगा। ए में यूं का यूं रहेगा, डेल टी बी होगा मान, तो टी माइनस टी बी होगा, मतलब विलियन माइनस विलायक होगा। उसमें क्या था, विलायक माइनस विलियन था, इसमें क्या है, विलियन माइनस विलायक है। ये विलियन का क्वथनांक है माइनस ये विलायक का क्वथनांक है। ठीक है ना। ये अंतर होता है दोनों राशियों में, यानी क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली, तीनों अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए। पहला वासदाब अवनमन, और वासदाब अवनमन पर न्यूमेरिकल भी देख लिया। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्वथनांक उन्नयन, और उसका भी न्यूमेरिकल देख लिया। ठीक है ना। और क्वथनांक उन्नयन को फिर वापस अब भी बता दिया है मैंने। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में अणुभार कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला देख लिया। अब चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म बाकी रहा है जिसका नाम है परासरण दाब। तो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कल के वीडियो में शुरू करेंगे, परासरण दाब।